नमस्कार साथियों, यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और और आज मैं उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का जो विषय वस्तु है, आज की जो टॉपिक है, वो दरअसल भारत में ऊर्जा के विकास से संबंधित है। और आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि अभी दुनिया के तकरीबन देश, चाहे वो विकसित हों, अविकसित हों, विकासशील हों, जिस भी विश्व के कोने के देश की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तकरीबन उनके देश में ऊर्जा की जो स्थिति है, वो रूपांतरित हो रही। एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रांज़िट हो रहा, ट्रांज़िशन का फ़ेज़ है। तो आज इसी फ़ेज़ के बारे में बात करेंगे और केंद्र में होगा हमारा भारत, प्यारा भारत दरअसल कि है ना? तो जो प्रश्न होगा दरअसल वो कुछ इस प्रकार होगा कि भारत का ऊर्जा परिवर्तन और भारत के ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे हैं, अब वो देखेंगे। इसको थोड़ा-सा और मैं अगर सरलीकृत करूँ तो खैर आगे होगा ही, तो अभी करना शायद फिर पुनरावृत्त हो जाएगी। बहरहाल, तो साथियों अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार ने 2025 से लेकर के यानी कि आने वाले 5 सालों तक 28-30 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से जो ऊर्जा की प्राप्ति है उसका लक्ष्य बनाया है 2023 में। और इसी क्षेत्र में इस टॉपिक को देखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्ति करेंगे। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कि विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी ऐसी चुनौती है जो साउंड में चेक नहीं किया, एक बार मैं देख लेता हूँ पहले। ऐसी चुनौती है, आई थिंक दैट्स फाइन। साउंड देख लेता हूँ पहले, ओके। और आज ठंड तो कम है लेकिन सेहत नासाज है। तबीयत नासाज है। बहरहाल चलिए सबसे पहले जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि भारत में जो ऊर्जा परिवर्तन की दिशा है वो आगे कैसे बढ़ रहा। स्वाभाविक तौर पे ये सर्वमान्य है कि भारत की जो ऊर्जा की स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है, विशेष तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये कहें तो क्षेत्र में। क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण होना, ऊर्जा की अपनी स्थिति को बदलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इस बात के साथ, इस विश्वास के साथ और यूँ कहें इस सतर्कता के साथ कि आपके इस बदलते स्वरूप में पर्यावरण का ज़्यादा हानि ना हो, पर्यावरण संरक्षित रहे, सतत विकास के एक नज़रिए के साथ आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाएँ। इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण है। और आज के जो भी विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के कोई भी बड़े-बड़े कंट्रीज़ हों, इनफैक्ट खैर, तो एक वक़्त रहा और वो वक़्त जैसे भारत का अभी विकास करने का एक अवसर है, शुभ अवसर आप कह सकते हो, उसी प्रकार से अमेरिका 60 के दशक में, 50 के दशक के बाद, 80 के दशक के आसपास ऊर्जा का बेहतर रूपांतरण किया। हालाँकि चूँकि जो ये पेट्रोल दरअसल अगर मैं ये कहूँ कि पेट्रो डॉलर की जो बात है अमेरिका के संदर्भ में, वो 60 के दशक से शुरू होकर के 80 के दशक में अपने पीक पर रहा और जो आज तक है फिलहाल अभी तक। मतलब ये कि वो अपने एनर्जी में पेट्रोल को, हालाँकि जो पेट्रोल है बहुत ज़्यादा या बहुत पुराना खोज नहीं है। व्यापक तौर की मैं बात कर रहा, खोज तो हो सकता है बहुत पहले हो गया हो, लेकिन एनर्जी के तौर पे चूँकि किसी चीज़ का खोज होना बहुत मतलब एक अद्वितीय वो बात तो होती है। लेकिन जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, भारत में ये क्या कौन-सा जिला है जम्मू कश्मीर का जहाँ यूरेनियम की वो जो है ना बहुत बड़ा एक खदान डिस्ट्रिक्ट मुझे ध्यान में था, मैं भूल गया, खैर। तो वहाँ एक बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम की है ना जो ये मिला है। तो एक सेकंड। तो मैं ये कहना चाह रहा कि अगर किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा बनाने हेतु जो ये पदार्थ हैं, मतलब रॉ मटेरियल है जैसे कोयला वगैरह आदि, वो मिल जाने से तुरंत ऊर्जा नहीं बनता, चूँकि उसके लिए अन्य तकनीक का इजाद होना भी आवश्यक होता है। वही मैं कहना चाह रहा कि 60 के दशक में जब यूरोप में
क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति, तब कोयले को अधिक उपयोग किया गया। और एक मैं बात बता दूं कि जो अमेरिका ने अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जिस कोयले की मदद ली, वो अमेरिका का कोयला नहीं था, वो अन्य देशों से, विशेष तौर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, हालांकि अप्रत्यक्ष तरीके से, और जो भी ऐसे देश मतलब अफ्रीका जो कंटिनेंट है, वहां से ज्यादा कोयला निकाल करके वहां ये बात की गई। एक चीज और, जब मैं बात कर रहा, तो जो कोयले की मात्रा है अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, अपार संभावनाएं हैं कोयले की, लेकिन आज भी अफ्रीका क्यों इतना पीछे है? उसका वजह यही कि कोयले तो है उसके पास, लेकिन कोयले को बिजली बनाने के लिए जिस तकनीक, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, वो पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं आपको कह दूं, आपके पास प्रॉपर तरीके से भोजन है, लेकिन भोजन मतलब भोजन नहीं है, दरअसल आपके पास जो भी हरी सब्जी है, आलू है, जो भी तमाम चीजें होती हैं वो है, लेकिन अगर आपको रसोई में उसे बनाना नहीं आ रहा, पकाना नहीं आ रहा, तो फिर वो चीजें आपके काम की नहीं रह जाती बहुत ज्यादा। तो वही बातें कही भी जाती है कई बार कि जो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही, और आज के दौर में ऊर्जा का होना, ऊर्जा के जो स्रोत है वो होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके बिना आपके विकास तकरीबन असंभव है। इतने सोर्स होने के बावजूद भी अफ्रीका का पीछे होने का एकमात्र कारण है तकनीकी का विकास न हो पाना दरअसल। तो वही दरअसल मैं बात कर रहा था कि भारत की जो भी वर्तमान स्थिति है, वो स्थिति ट्रांजिशन की है, विच मीन्स हम कोयले से कहीं ना कहीं उबरना चाह रहे हैं। इसलिए नहीं कि यूरोप के लोग, अमेरिका हमारे ऊपर, हमारे जो देश, हमारा सरकार है, दरअसल उसके ऊपर ये कर रहा, क्या कहते हैं उसको, प्रेशर बना रहा है। इसलिए भी कि भारत भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यदि हम, विच मीन्स भारत, अपने एनर्जी के सोर्स को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं ले गया, तो आने वाले दिनों में समस्याएं और भी गंभीर होगी, विशेष तौर पे पर्यावरणीय समस्याएं। तो ये समस्याएं रही। खैर, आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं अपने उस टॉपिक को कि भारत ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ने के पीछे का क्या क्या वजह रही। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो विकेंद्रीकृत ऊर्जा तक पहुंच, जो भी हिंदी लिखा हुआ था, मैं इसको यूं समझा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। दरअसल मतलब आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंस थी, मतलब जो निर्भरता था, वो भारत सरकार के ऊर्जा के क्षेत्र में तकरीबन 90 to 95%, मोर देन दिस वन ऑल्सो, इससे भी ज्यादा हो सकता है, वो कोयले पर था। लेकिन आज हम जिस तरीके से अपने अपने ऊर्जा के क्षेत्र को विविधीकरण कर रहे, एक से अधिक ऑप्शन तलाश रहे, ये कहीं ना कहीं भारत की जो एक बढ़ती दिशा है उसको उत्प्रेरित कर रहा, विकास को। दूसरी बात इसमें कही जा सकती है कि जैसे आपने देखा होगा, कुसुम योजना करके आई है ना, पीएम कुसुम योजना, जिसके माध्यम से आप अपने घर में सोलर प्लेट लगवाइए, विशेष तौर पे किसानों के लिए, और फिर यदि आपके पास पर्याप्त, मतलब जितनी बिजली की उपयोगिता है उससे ज्यादा अगर आप बिजली उत्पन्न कर पा रहे हैं, तो उसको आप किसी सरकार को, मतलब जो भी वहाँ डेडिकेटेड स्रोत है, उनको आप बेच सकते हैं। दरअसल ऐसा बातें कही गई। बहरहाल आज थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि सामने में आई थॉट कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं, और रेस्ट कुछ इस तरह से हो गया कि मुझे आ गई थी नींद, और खतरनाक वाला नींद आ गया था मेरा। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं ये आज लाइव सेशन भी करना है। बहरहाल तो मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो ऊर्जा है, थोड़ा सा वो हो सकता है आपको प्रॉपर तरीके से ना लगे, बट कोई नहीं। खैर, बाद में बताऊंगा। दरअसल एक बात मेरे समझ आ रहा था कि मुझे एक बैकअप रखना चाहिए, एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 वीडियोस रिकॉर्ड करके पहले, कि यदि ऐसी स्थिति बने जहां मैं प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं हूं, तो उसका यूज कर सकूं। ये लापरवाही है मेरी। बहरहाल
तो ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में आगे कैसे बढ़ा। पहला टॉपिक हमने देखा कि विकेंद्रीकृत ऊर्जा की जो पहुंच है वो पहुंच है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हम इख्तियार कर रहे हैं, अपना रहे हैं अपने देश में अपनी ऊर्जा में। और इसी के क्षेत्र में टाटा पावर और अडानी दोनों ने काफी ज्यादा एक आप कह सकते हो भूमिका निभाई है। और ये भी कहा जाता है कि जो टाटा पावर है, जो बिजली सप्लाई और बिजली उत्सर्जन को ये संदर्भित करती है, वो तकरीबन 10,000 गाँवों को बिजली मुहैया करा रही है अपने वो जो भी स्थिति है उसके माध्यम से। हालांकि इसमें भी कहीं एक समस्या आई थी विशेष तौर पे अडानी के लिए, वो ये कि जब राजस्थान में वो अपने ग्रिड का स्थापित कर रहे थे तो कई ऐसे किसान थे जो इनके विरोध में चले गए थे, और विरोध का कारण उनके जमीन का जो अनधिकृत कब्जा या कुछ भी जो भी आप कह सको उसका वो था। हालांकि जब हम चुनौती देखेंगे तो चुनौती में इस बात की भी चर्चा की गई है कि भारत के पास आज भी कोई एक विशेष ऐसा नियमावली या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसके माध्यम से जमीन वगैरह का वो जो प्रॉपर तरीके से होता है ना लेन देन लीज वगैरह तमाम चीजें की जा सके, विशेष तौर पे बड़े पैमाने पे। तो ये एक चुनौती में आगे देखेंगे। दूसरी बात हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं दरअसल ये टॉपिक देखने का प्रयास करके भारत का जो ऊर्जा परिवर्तन की दिशा है वो कैसे आगे बढ़ रहा, उसके पीछे का कारण क्या रहा। तो पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास पहले एक सोर्स ऑफ एनर्जी था, अब हम ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। उस ज्यादा से ज्यादा क्या, हम विंड एनर्जी को भी ध्यान में रख रहे हैं, हम सोलर एनर्जी को भी ध्यान में रख रहे हैं, तो हाइड्रो पावर को भी हम ध्यान में रख रहे हैं। सिर्फ ध्यान में नहीं रख रहे, उनको उनके विकास है तो भारत सरकार कई ऐसे योजनाएं भी चला रही जिसके माध्यम से उस विशेष क्षेत्र को प्रगति मिल सके। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुसुम योजना है जिसमें सरकार जो है सब्सिडी देती है उनको जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अडानी हूँ या फिर टाटा पावर का कोई भी मेरी एक वो ये कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए तमिलनाडु हो चाहे और कहीं हो, अपना जो फैक्ट्री है वो लगाऊं, फैक्ट्री नहीं एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं जिसके माध्यम से बिजली उत्पादन हो सके सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो कुसुम योजना जो है दरअसल प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उसके द्वारा मुझे समर्थन सब्सिडी का समर्थन मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगा आदि आदि आदि। तो अगर ऐसे ही सरकार की तरफ से भी और प्रयास किए जाए, अगर प्रयास किए जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे हमारे देश में जो सौर ऊर्जा की स्थिति है वो बेहतर होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले साल ही तकरीबन 23-24 की बात रही होगी जिसमें 24 गीगावाट की जो बिजली उत्पादन है सौर ऊर्जा से वो बढ़ा है। तो ये एक उल्लेखनीय आप कह सकते हो काम किया गया। बहरहाल अब दूसरी बात कही जा रही कि आगे बढ़ने का क्या कारण है, तो आप कह सकते हो ऊर्जा भंडारण है उसके चुनौती से निपटना। हम अभी आज ही इस टॉपिक जब चुनौती की बात कर रहे होंगे तो वहां देखेंगे कि भारत में अपार संभावनाएं हैं ऊर्जा का, अपार संभावनाएं हैं मतलब सौर ऊर्जा का, अपार संभावनाएं हैं हाइड्रो वाटर का इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने की, विंड से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने की। लेकिन आज भी भारत इसलिए इतना मतलब तैयार नहीं है कि उसका दोहन कर सके, उसका मैक्सिमम यूज कर सके। वो कैसे, जैसे मान लिया जाए मैं और विशेष तौर पे अगर एक शब्दों में कहें तो भंडारण विच मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी भारत के पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर है भी तो इतना मतलब महंगा या फिर वहनीय नहीं है दरअसल, वही आप कह सकते हो। जैसे मतलब ये एक बात कही जाती है कि अगर आप ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है ना जहां आपको स्टोरेज करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज ना, वैसे आप मान लीजिए मैं कह दूं आप सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो सौर की जो उपस्थिति है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रॉपर एक तरीके से तो नहीं आएगा, कभी वर्षा का मौसम कभी वेग मतलब अनियमितता रहेगी। तो उसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा जब अपनी चरम सीमा पर रहेगी सौर ऊर्जा की स्थिति, तो उसके द्वारा जो उत्पादित ऊर्जा होगी उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना होगा उस वक्त के लिए जब आपके पास सूर्य की उपस्थिति ना हो। तो भारत सरकार के पास भारतीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इसकी बहुत कमी देखी गई है। हालांकि भारत सरकार ने कई बार ऐसे आपने देखा होगा मतलब कि क्या नाम उसका JSW बैटरी करके आती है ना, उसके साथ समझौता हुआ और 50 गीगावाट
बैटरी निर्माण क्षमता को स्थापित करने की प्रयास की गई, मतलब भारत सरकार और वो जेएसडब्ल्यू एक कंपनी है उसके माध्यम से 2030 तक ये लक्ष्य रहा था। तो अगर हम ऊर्जा भंडारण की जो एक समस्या है, अगर हम दरअसल काफी हद तक हमने क्या किया, उसे कवर अप किया है, उसको उस अंतराल को कम किया है, तो ये भी एक बेहतर स्थिति बनी कि हम जो भी उत्पादित ऊर्जा रहा, नवीकरणीय ऊर्जा, उस ऊर्जा को हम संसाधित कर पाए, उसको हम स्टोर कर पाए। तो ये एक रही। दूसरी बात ये कह सकते हैं आप कि हमारे देश में विगत वर्षों में हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा ग्रिड की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन चूंकि विगत वर्षों में इसके ऊपर काम किया गया, सरकार के द्वारा कई ऐसे प्रयास किए गए जिसके माध्यम से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, और संभवतः इसके बेहतरीकरण का लाभ हुआ कि हम आज तकरीबन भारत के सभी 98% के आसपास घरों में बिजली हम पहुंचा पाए हैं। आज भी तकरीबन 2.6% के आसपास घर ऐसे घर हैं जहां बिजली की पहुंच नहीं है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा क्या हो सकता है पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी स्थिति होगी जहां बिजली नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन ये जो 2.6% घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची, वो बिजली तकरीबन उत्तर भारत के ही राज्य हैं। आप नीचे से उठा लो उड़ीसा, ऊपर आ जाओ फिर थोड़ा सा ये कह ले तो यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ऐसे राज्य हैं जहां कई ऐसे घर हैं जहां बिजली की पहुंच नहीं मिल पाई है, बिजली नहीं पहुंच पाया है। तो ये एक समस्या है फिलहाल अभी, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा आप कह सकते हो नगण्य है, चूंकि अगर 100 घर है उसमें 98 के पास तकरीबन अगर बिजली पहुंच गई, हालांकि अब तो नहीं, पर मुझे आज भी ध्यान में है 2012, 13, 14, 10 के आसपास, मतलब 2014 से पहले, 13 से 15 से पहले ऐसी स्थिति रही थी कि बिजली तो थी, लेकिन उसकी जो कहते हैं ना वोल्टेज पावर, वो इतना लो था कि टॉर्च जलाकर देखना पड़ता था बल्ब जल रहा कि नहीं। ऐसी कई ऐसी बातें कही जाती थी हमारे गांव में कि लाइन आया कि नहीं, टॉर्च जलाकर देखो बल्ब को। तो हालांकि अभी ये ऐसा समस्या नहीं है, पर हाँ आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां मतलब कई राज्य हैं जिनमें कई ऐसे घर हैं जहां बिजली की पहुंच नहीं बन पाई है, और ये राज्य उत्तर भारत से ही है। तो ये बातें थी ऊर्जा भंडारण जो अंतराल था, उस चुनौतियों को हमने सामना किया, उन चुनौतियों को हमने कुछ हद तक निपटाया, कम किया, जिसका एक कारण हुआ कि हम अपने इस क्षेत्र में सुदृढ़ कर पाए अपनी अपनी जो है स्थिति को। अगला है परिवहन क्षेत्र को विद्युतीकरण करना। जैसे दरअसल हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो परिवर्तन का दिशा है, विशेष तौर पे ऊर्जा परिवर्तन का, ये पॉजिटिव साइड में जो परिवर्तन दरअसल हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने का कारण क्या रहा। तो दूसरी इनफैक्ट तीसरी कारण हम ये देखेंगे कि परिवहन के क्षेत्र को विद्युत इलेक्ट्रिफाइड किया गया, दरअसल विद्युतीकरण। आपने देखा होगा कि पता नहीं आप किस जोन में आते हो, लेकिन जब आप जो हावड़ा से लेकर के जो भी रेलवे का एक नेटवर्क दिल्ली तक या फिर और भी आगे तक जाता है, उसके पैरेलल बीच में आप देखे होंगे कि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही थी। सरल दरअसल बन रहा था, ये 14 से ही बन रहा था और अब ये चालू भी हो गया है। उसके माध्यम से जितने भी कोल से संबंधित, यानी कि कोयले से चलने वाले जो इंजन थे, ट्रेन की जो इंजन रही थी, उनको इलेक्ट्रिफाइड किया गया, और जितने भी वो परिपथ रहे उन परिपथ में विद्युतीकरण विच मीन्स इलेक्ट्रिफाइड किया गया। तो चीजों को विच मीन्स परिवहन को जब हम इलेक्ट्रिफाइड करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनका हमें लाभ मिलता है, और सबसे ज्यादा लाभ जो दरअसल है वो इफिशियंसी की आती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दरअसल कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो ट्रेन है वो उनकी गति है ना, वो सापेक्षिक रूप से ज्यादा होता है उनसे जो ट्रेन से छुक 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 करके चलते हैं। तो परिवहन को इलेक्ट्रिफाइड करना कहीं ना कहीं एक कारण रहा जिसके माध्यम से हम अपनी स्थिति को बेहतर कर पाए, ऊर्जा स्थिति को आगे बढ़ा पाए। इसी में ही और भी बातें कही गई, आपने देखा होगा, इनफैक्ट सुना भी होगा कि फेमा सीरीज चलती है, दरअसल FAME फेम सीरीज, जिसमें भारत के द्वारा विशेष तौर पे इलेक्ट्रिक वाहन, जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक क्षेत्र की भूमिका, मतलब जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़े, इसलिए इस योजना को लाया जाता है। ये बार बार लाया जाता है, मान लीजिए शुरुआत 2016 के आसपास हुआ, तो
1 साल 2 साल बाद इसे फिर से किया जाता है और कई-कई नई चीज़ें जोड़ी जाती है, जो सब्सिडी है कभी बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है, कभी डाइवर्सिफ़ाई किया जाता है, तो इस तरीके से। तो जो फेमा योजना है दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन को तीव्र अंगीकृत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। और एक चीज़ इसी बात में कही गई थी दरअसल, वो बात कुछ इस प्रकार था, क्या था? 1.6 मिलियन के आसपास थी, मतलब ये कि 2023 में जो तकरीबन 16 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसकी बिक्री की गई। बिक्री नहीं आप कह सकते हो, बाजार में आया, सड़क पे आया। तो हालांकि ये स्थिति बहुत कम है, उत्साहवर्धक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि आने वाले दिनों में इसे और बेहतर किया जा सकता है। ये थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लिटिल बिट आपको हो सकता है इससे। खैर, अब है वैश्विक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व। जब भी अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की बात आती है, विशेष तौर पे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के एक पार्ट सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, तो भारत को अभी लीडर के रूप में देखा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, उनको जाता है श्रेय। वो कैसे, आपने देखा होगा कि एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसमें वो सारे देश हैं जो कर्क रेखा के ऊपर, जिनके जो मतलब देश, राज्य से या देश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उन देशों का एक समूह को माननीय मतलब जो PM है हमारे मोदी जी ने, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्हें इस बात को लेकर आश्वस्त थे। हालांकि 2030 तक ये एक $1 ट्रिलियन तकरीबन उसमें इन्वेस्ट करने की बात कही गई। मतलब ये है, ये अगर मैं ये एक शब्द में समझना चाहूँ या बताना चाहूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसकी उसकी उनका लक्ष्य क्या है? तो उनका लक्ष्य ये है कि चूंकि अगर आप कर्क रेखा के ऊपर आपके देश है, यानी कर्क रेखा आपके देश से होकर गुजरती है, इसका मतलब है कि पर्याप्त जो है ना वो धूप आती होगी, सनलाइट आपके यहाँ आते होंगे, तो सौर ऊर्जा का अपार संभावनाएं हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपके यहाँ पर्याप्त अवसंरचना नहीं है, पर्याप्त बुनियादी जो ढांचा है दरअसल वो नहीं है, जिसके माध्यम से आप सौर ऊर्जा का उत्पादन, सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर सके। तो इस अलायंस के माध्यम से ये बात सुनिश्चित की जाएगी कि जो देश विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, उनको तकनीक दिया जाए, उनको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर दिया जाए, जिसके लिए तकरीबन 2030 तक $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। और एक ग्रिड तैयार किया जाए, उस ग्रिड के माध्यम से यदि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा से ज्यादा मतलब जितनी जरूरत है, जरूरत ऊर्जा से ज्यादा अगर आप ऊर्जा प्राप्त आप कर पा रहे हैं, तो उस ऊर्जा को ग्रिड के माध्यम से अन्य देशों में, अन्य कंटिनेंट में आप भेज सके। इससे क्या होगा? पहली बात तो ये कि उस देश के लिए एक ऊर्जा का ऑप्शन आएगा, एक विकल्प आएगा उनके पास। दूसरी बात ये होगी कि यदि वो, चूंकि उनके पास अपार संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को एक आप कह सकते हो आर्थिक पर्सपेक्टिव से धनार्जन की भी स्थिति बन सकती है, जो आप कह सकते हो एक रेवेन्यू जो भी है वो एक बन सकता है। तो आर्थिक प्रगति भी होगी। दूसरी बात जो इन सब चीजों से ऊपर उठ कर आता है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हम जो बायोफ्यूल है उस पे जो हमारी निर्भरता है वो समय के साथ कमेगी। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो यकीन मानिए जो हमारा देश का लक्ष्य, देश के साथ साथ हमारी जो दुनिया विश्व का लक्ष्य है, वर्ल्ड का लक्ष्य है कि आने वाले 2050 तक, कई 2040 है, कई 2050 है, भारत का 2070 तक है, नेट शून्य प्राप्त करने की 2052 तक शायद यूरोपीय यूनियन की है, 85 है शायद। हाँ, तो अपने अपने लक्ष्य हैं, तो उस लक्ष्य को ये कहें तो प्राप्ति करने में इस तरीके का योजना एक अहम भूमिका निभा सकती है। और इसमें भारत को एक लीडर के रूप में देखा जा रहा है। और COP29 में आपने देखा ही कि कैसे भारत ने सबसे पहली बात कही कि हम प्रतिबद्ध हैं कि अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, आदि आदि। अगला टॉपिक, सॉरी अगला बिंदु जिसके माध्यम से भारत की सौर ऊर्जा, विशेष तौर पे ऊर्जा का संरक्षण बढ़ रहा है, यानी ऊर्जा की जो वृद्धि दर है, उसके पीछे के कारण में अगला कारण है ऊर्जा सुरक्षा। और इसमें तो सही है,
आह, खैर चलिए, अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है दरअसल वो है ऊर्जा दक्षता में निवेश। आपको पता होगा कि भारत के अंदर, जैसा कि मैंने कई दफा आपको कहा कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ सौर ऊर्जा के साथ साथ जो विंड एनर्जी है उसकी अपार संभावनाएं हैं, और उसके दोहन के लिए कई ऐसे प्राइवेट कंपनियों को आप कह सकते हो इनवाइट किया गया कि आप आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, आप अपनी जो भी स्थिति है उसको बनाइए और फिर बिजली उत्पादन कीजिए। इसमें सरकार जहां तक हो सकेगी आपको मदद करेगी। ये तो खैर चलिए सरकार की योजनाओं के माध्यम से ये बातें हुई। आपने सुना होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा 2 साल 3 साल 4 साल पहले कि सरकार के द्वारा से एलईडी बल्ब ये किया जा रहा था, वितरित किया जा रहा था। जब सरकार के द्वारा ये लाया गया था तो उस वक्त उससे पहले बल्ब की जो कीमत थी एलईडी बल्ब के तकरीबन 400 350 500 जैसा भी बल्ब लें उसके रिगार्डिंग, जो कि महंगा था। और भारत सरकार के पीएलआई इस योजना को पीएलआई के अंतर्गत लाया, मतलब प्रोडक्ट लिंक इंटेंसिव, और सब्सिडी दी, जिससे ये जो बल्ब है 50 रुपए 100 रुपए के 2 बल्ब मिलने लगे, 50 रुपए का एक। तो जैसे ही कम हुआ और इफिशियंसी ज्यादा रही, क्योंकि आप अगर वो जो लाल टाइप का जो बल्ब सनलाइट है ना, उस टाइप का जो बल्ब होता है 100 वाट वाला, अगर उसको आप जलाएंगे 100 वाट का है और ये तकरीबन 5 वाट 10 वाट का, यानी कि वो 10 बल्ब के बराबर, एलईडी के 10 बल्ब के बराबर वो अकेले एक बल्ब जो है ना उतना एनर्जी खपत करेगा। यही बातें कही गई थी। दरअसल भारत सरकार का लक्ष्य था शुरुआत में 15 करोड़ बल्ब को ये करना, फिर उसको 25 करोड़, फिर अंततः इसको 30 से 35 करोड़ बल्ब जो है वो वितरित किए गए भारत के भारतीय समाज में, भारतीय अर्थव्यवस्था में। और इससे एक बहुत बड़ी यू कह सकते पॉजिटिव साइन देखने को मिला कि काफी ऊर्जा का ये कहे तो जो ऊर्जा दोहित होती थी, जो ऊर्जा बर्बाद होता था, उसको बचाया गया एलईडी बल्ब देकर के। तो वही बातें कही जा रही कि हम ऊर्जा की जो दक्षता एफिशिएंसी है उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो भी चीजें निकल कर आ रही उसको हम समाज में वितरित कर रहे हैं और अंततः हम ऊर्जा बचाने में कामयाब हो रहे हैं। अगला बात जिसके माध्यम से भारत की जो ऊर्जा का विकास है वो संभव हो पाया वो है निजी क्षेत्र में। उससे पहले एक और पॉइंट मेरे पास है, अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण, आप ऊपर से गुजरात चले आओ, गुजरात फिर नीचे आ जाओ तो क्या है महाराष्ट्र, है ना, फिर नीचे आ जाओ तो फिर गोवा, फिर नीचे आ जाओ तो केरल, है ना, इस तरीके से ऊपर आप आ जाओ हैदराबाद, फिर ऊपर आ जाओ उधर तो फिर आप क्या नाम है, उड़ी नहीं बंगला पश्चिम बंगाल दरअसल। तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में कई ऐसी संभावनाएं हैं विशेष तौर पर सौर ऊर्जा का और ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी का भी, क्योंकि वो तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश में चूंकि वो एक इको मतलब एक ऐसा जोन है जहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कन्वर्जिंग जोन जिसे आप कहते हो वो है। तो कन्वर्जिंग जोन में दरअसल वायु की जो गति है वो विशेष तौर पे होती है, ज्यादा होता है, क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर जहां एकदम से कमेगा वहीं गति से जो है ना वायु जो है वो ये होगी, मतलब चलेगी, बहेगी, ये दरअसल है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर हम विंड एनर्जी को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा हम इफिशियंसी के साथ ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे। दूसरी बात इसमें कही जा रही कि अब तटीय पवन ऊर्जा के साथ साथ हम सौर ऊर्जा को भी इसमें हम एक तरीके से देख सकते हैं। गुजरात में है ऐसा फ्लोटिंग पैनल करके। हालांकि भारत में बहुत ज्यादा फ्लोटिंग पैनल की संभावनाएं तो हैं, लेकिन उन संभावनाओं को दोहित करने हेतु तकनीक नहीं है भारत के पास। और मैंने कई बार इस बात को बता चुका हूं कि भारत की जो भी सौर ऊर्जा से संबंधित चीजें हैं, विशेष तौर पर तकनीक की बात कर लें, जो सोलर प्लेट उसकी बात कर लें, ग्रिड की बात कर लें, तकनीक जिन तमाम चीजों के माध्यम से चीजें आगे बढ़ेंगी, हम आयातित हैं और तकरीबन 70% 62 to 65% के आसपास सीधे तौर पर हम चाइना से आयातित करते हैं इन क्षेत्रों का सौर ऊर्जा के जो भी कल पुर्जे पाटपुर्जे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही। तो खैर अभी चुनौती को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, और दरअसल हम ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास जो अपतटीय पवन ऊर्जा का क्षमता है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा दोहन करें, और दोहन हो भी रहा है दरअसल, और इसी का एक परिणाम है कि हम इस क्षेत्र में विशेष तौर पर ऊर्जा का विकास को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। और इसमें एक देश का नाम आता है दरअसल डेनमार्क, जिसके साथ भारत सरकार
पार्टनरशिप करके इस क्षेत्र को और विकास करने की जो है वो योजना बनाई, और आगे और आने वाले दिनों में इसे और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके माध्यम से भारत में ऊर्जा की जो स्थिति वो बेहतर हुई, उसमें है पीपीपी, विच मीन्स निजी जो क्षेत्र है उसकी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसमें दो कंपनीज, यू कह रहे तो दो एंटिटीज, बड़ी एंटिटीज मुख्य तौर पे आगे आई, बाहर मतलब कदम बढ़ाया। हुआ है एक अडानी का और दूसरा है टाटा ग्रुप। और मैं अचंभित हूँ इस बात को लेकर कि अंबानी जी जो है वो पीछे कैसे रह गए इसमें। खैर, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, ये भारत के क्षेत्र भारत की जो एक सौर ऊर्जा क्षेत्र है इसको बेहतर बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही, मदद किया। जैसे कि मैंने आपको आते एक साथ बताया ही कि अकेले टाटा पावर के जो ऊर्जा उत्पादन यूनिट है वो तकरीबन 10,000 गाँव में बिजली पहुंचाता है। तो ये कुछ ये थे कारण जिसके माध्यम से हमने ये समझा कि भारत के जो ऊर्जा विकास है उसमें क्या क्या पॉइंट बताए जा सकते हैं मतलब जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि चुनौती या मुद्दा भारत के ऊर्जा परिवर्तन में जो एक प्रमुख जो मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं। तो इन मुद्दा में सबसे पहली बात जो निकल कर आती है वो ये है नवीकरणीय ऊर्जा का अस्थायित्व। मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है ना नवीकरणीय ऊर्जा। हवा अभी चल रहा प्रॉपर तरीके से, हो सकता है अगला 2 दिन तक हवा चले ही नहीं उतना पर्याप्त ताकि आप एनर्जी उत्पादित कर सको। हो सकता है बरसात में और ठंडी के मौसम में प्रॉपर इंटेंसिव जो सनलाइट है वो प्राप्त ना हो पाए तो सौर ऊर्जा की जो है वो बिजली उत्पादन नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब तक भारत अपने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से उत्पादित जो ऊर्जा है उसको संधारित, उसको स्टोरेज, उसको यू कहे तो स्टोर मतलब बैटरी के फॉर्म में, बैटरी में अगर स्टोर करना नहीं, अगर इस तरीके से कोई उपाय नहीं ढूंढा तो बहुत मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ऊर्जा उत्पादन तो एक वो तो चुनौती है ही, उससे ज्यादा चुनौती है उस ऊर्जा को स्टोर करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। और हमारे पास आज भी एक पर्याप्त, थोड़ा सा भी कह रहे तो बहुत ज्यादा नहीं है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी जो बुनियादी अवसंरचना है ना, इसमें मैं कितनी बार मैंने कई बार पढ़ा भी, देखा भी, सुना और समझा भी कि ये अभी आने वाले कई दिनों तक ना ये स्थिति सुदृढ़ नहीं होने वाली है। I am getting in a second today. खैर, तो चुनौती में हमने क्या देखा कि जो ये है ऊर्जा भंडारण की हमारे पास अवसंरचना नहीं है, बैटरी नहीं है प्रॉपर तरीके से, और जो है भी ना वो तकरीबन उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। आपने देखा होगा बैटरी तो है बहुत बड़ा, बहुत हैवी होता है, और उतना ज्यादा मतलब जितना पर्याप्त तरीके से स्टोरेज होना चाहिए वो नहीं है। खैर, इसी क्रम में यानी कि जो प्रमुख भारत से ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में अगला मुद्दा जो है आधारभूत ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भरता। जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि जब भारत अपने कोयले की जो यूज है वो प्रॉपर तरीके से यूज करना प्रारंभ किया था तकरीबन 50 के लेटर यानी 60 के दशक की शुरुआत में, तब से लेकर के आज तक जो है ना ऊर्जा पे जो निर्भरता है वो दिनों दिन बढ़ती चली गई। और कुछ एक दिन पहले तक ये स्थिति और भी बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन हालिया कुछ ऐसे जैसा कि मैंने ऊपर अभी तकरीबन 5 से 7 पॉइंट को उल्लेखित किया जिसके माध्यम से थोड़ी सी जो निर्भरता है वो कमी है। और भारत सरकार की एक लक्ष्य भी है कि आने वाले दिनों में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो एनर्जी को हम प्रतिस्थापित करेंगे। इसको दरअसल हम जो कोयले से ऊर्जा उत्पादन हो रहा वहां इसे हम संलग्न करेंगे, वहां इसको जोड़कर देखेंगे। तो एक हमारे पास चुनौती ये है, ये वाला कोयला वाला, कि कोयला से ज्यादा हम ये कर रहे हैं। एक चीज, एक डेटा मेरे पास था दरअसल कि
गर्मियों में दरअसल कोयले से जो तकरीबन 270 गीगावाट के आसपास जो है ना, वो कोयले से बिजली उत्पादन से जो एनर्जी उत्पन्न हो रही भारत के अन्य राज्यों में भी है, उसकी जरूरत होती है। एक मेरे पास एक डेटा था दरअसल, खैर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। बहरहाल अगली जो चुनौती है वो है हरित ऊर्जा के लिए अपर्याप्त वित्तीय सहायता। और मैंने कई बार आपको कहा कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपका ऊर्जा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था की, हालांकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा ये, जब जब तक आप उसको रिसर्च और इनोवेशन से नहीं जोड़कर देखेंगे, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट का होना असंभव है। तो इस डेवलपमेंट को ये करने हेतु कहीं ना कहीं आपको एक वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे देश में विशेष तौर पे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कोई ऐसा वित्तीय आप कह सकते फंड देने वाला नहीं है। हालांकि अभी शून्य जब से ये भारत सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि 2070 तक हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो जो कार्बन इमिशन है उसको हम प्राप्त करेंगे। ऐसा होने के बाद, मतलब ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने के बाद कई ऐसे एफडीआईज आए जिसके माध्यम से भारत जो है तकरीबन अभी 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश कर चुका है। मतलब निवेश किया नहीं, दरअसल ये लक्ष्य है कि अगर हम अपने देश में प्रॉपर तरीके से संधारणीय ऊर्जा को, नवीकरणीय ऊर्जा को, हरित ऊर्जा को अगर हम यूज करना चाहें तो जो राशि है, जो बजट है, उसकी तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। सोचिए भारत की अभी तकरीबन 3.5 पौने 4 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी है, और उससे तकरीबन आप मान लो तो 3 गुने से भी ज्यादा तकरीबन, हाँ मतलब चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसको ये करने के लिए। खैर वक्त के साथ देखिए क्या होता है आगे कोई ना कोई उपाय जोड़ निकलेगा। अगली जो चुनौती है वो दरअसल है ग्रिड को लेकर। और मैंने कई बार ऐसा आपको कहा कि भंडारण को सुनिश्चित करने हेतु ग्रिड का भी बेहतर होना अत्यावश्यक है। मान लीजिए आपने, चूंकि पवन ऊर्जा है, ये तो आप बीच गांव में लगाएंगे नहीं, बीच शहर में लगेगा नहीं। सौर ऊर्जा है, ये प्रॉपर तरीके से एक बड़े पैमाने पे आप वहां ही लगाएंगे जो समुद्री इलाका हो या फिर जो शहर से दूर का इलाका हो। तो शहर से दूर के इलाका से उत्पादित बिजली को शहर के घरों तक पहुंचाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ग्रिड व्यवस्था हो, ग्रिड अवसंरचना हो जो एकीकृत होकर, विच मीन्स एक बेहतर यू कह सकते हैं आप। खैर मतलब दरअसल हम ये समझने का प्रयास करें कि पहुंचाने के लिए जो ग्रिड का व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है अवसंरचना का अभाव है। और नवीकरणीय ऊर्जा को अगर आप प्रॉपर तरीके से दोहन करना चाहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले ग्रिड को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। खैर अगला, और एक बात इसमें भी कही जाती है जब भी ग्रिड की बात आती है तो, कि अभी भारत सरकार ना एक तमिलनाडु की तरफ से कुछ ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो वहां टरबाइन है जिसके माध्यम से जो वहां पवन ऊर्जा की उत्पादन होती है, पवन ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन होता है, वहां जो मतलब स्वाभाविक तौर पे अगर जो भी अवसंरचना है एक स्थिति के बाद वो खराब होते ही है, उनके अंदर डिफिशियंसी जो है वो आती ही है। ऐसा कहा कि जो रेप्लिकेशन है उसको पुनः यूज में नहीं लाया जा रहा। पुनः यूज में लाने की जो संख्या है, प्रतिशतता है, तकरीबन 15% के ही आसपास है। तो ये एक समस्या है और इसे अगर आप नहीं देखेंगे, पहली बात तो ये कि आपके पास प्रॉपर अवसंरचना है नहीं, और जो है भी अगर उसको आप मेंटेन नहीं करेंगे तो दिनों दिन जो है वो और डिग्रेड होता चला जाएगा और अंततः आप शून्य स्तर पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है विशेष तौर पे ग्रिड अवसंरचना को लेकर। अगली बात इसमें कह सकते हैं आप कि ऊर्जा की जो एसेसिबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से, समान तरीके से नहीं है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में दरअसल वही दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, बिजली की पहुंच अभी भी नहीं हो पाई है। तो एक चुनौती ये भी है कि हम कैसे ऊर्जा को हम पहुंचाएं। फिर से यहाँ कहूंगा, ऊर्जा को प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के लिए आपके पास ग्रिड की व्यवस्था होनी अत्यावश्यक है। और देखा भी गया है कि जब भी वर्षा का मौसम आता है या फिर विदरिंग का वो अगर सीजन चलता है तो कई बार अनावश्यक बिजली काट दी जाती है। क्यों? चूंकि आपका जो ग्रिडिंग व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है, और ऐसा न होने के कारण ही लोगों को बिजली से, ये कहे तो बिजली कटने की जो पावर कट की जो समस्या है वो झेलना पड़ता है, वो देखने को मिलता है।
खैर, अब है जो समस्या में भारत सरकार के समक्ष जो ऊर्जा का विकास है, चुनौती में अगला चुनौती आयातित मतलब आयात और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। हमारे पास ना, हालांकि फिर से ये पुनरावृत्त तो होगा, और मैं ये बता दूं कि जो बैटरी है, जो सौर ऊर्जा के पैनल हैं, वो तमाम चीजें तकरीबन 65% के आसपास चाइना से मंगाई जाती है। और 2024 में एक डेटा भी तो आया था ना इस बात को लेकर कि जो इस क्षेत्र में जो आयातित वस्तुएं थे, उसकी जो मूल्य निर्धारित की गई वो तकरीबन $7 बिलियन के आसपास रही, और जिसमें से तकरीबन 62% के आसपास, जैसा कि मैंने आपको कहा, महज चाइना से आयातित हुआ था। Why so I don't know. Yesterday or day before yesterday, कब मुझे और भी ज्यादा ऐसा ही कुछ हो रहा था। शाम को सोना नहीं चाहिए और मेरा एक बहुत ज्यादा इरेगुलर शेड्यूल हो गया है। कब सोना कब जागना कोई एक निश्चित है नहीं, और आई एम गेटिंग समथिंग बैड इम्पैक्ट इन माई लाइफ, स्पेशली health issues. I'll have to care about these things, otherwise it's going to be very drastic for me in the sense of health. खैर, अब है भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण, जो पर्यावरण संबंधी चिंता है वो कई बार मैंने कहा, फिर से एक बार पुनरावृत्त कर दूं कि भारत में आज भी बहुत बड़ी विशाल भूमि की आवश्यकता है, विशेष तौर पे सौर ऊर्जा को स्थापित करने में। और जब भी ऐसी स्थिति आती है और कोई बड़ा कंपनी जैसे कि अडानी, मैंने आपको कहा कि अडानी जो फर्म है बिजली की क्षेत्र वाले, वो क्या है ये, राजस्थान में अपनी ग्रिड बनाने वाले थे, लेकिन वहां के किसानों ने बहुत ज्यादा उनका ये कहा, मतलब उनका ये विरोध किया। वही ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ विशेष प्रकार का नियम कानून नहीं है कि कैसे जमीन लिया जाए, कैसे वार्तालाप वगैरह जो भी तमाम चीजें स्थापित हो, कोई स्पष्ट तरीका नहीं है भूमि अधिग्रहण का। तो ये भी चिंताएं हैं। दूसरी चिंता इसमें ये भी होती है कि आप पर्यावरण को भी इसमें जोड़कर देख सकते हो। क्यों? अगर आप मान लिया जाए कि तटीय क्षेत्रों में आप सौर ऊर्जा का मतलब सौर ऊर्जा की प्राप्ति हेतु आप सोलर पैनल लगाते हैं, दलदली क्षेत्र हो या थोड़ा जो कम गहरा वाला समुद्री इलाका हो, तो स्वाभाविक तौर पे आप उसके ऊपर रखेंगे तो सौर ऊर्जा तो नीचे नहीं पहुंच पाएगा। तो जो नीचे जो आवास है, पर्यावास है, जो समुद्री छोटे छोटे जीव हैं, उनके लिए या उनके जीवन के या उनके अस्तित्व पे एक बहुत बड़ा प्रश्नमान मतलब एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। यही बातें कही जा रही कि तमाम चीजें चलिए एक हद तक सही है कि हाँ, हम अपने ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, लेकिन जो समुद्री या फिर जो पशु पक्षी हैं जो इससे प्रभावित होंगे, आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर से, आपके इस प्रयास से, उनके अस्तित्व पे जो खतरा उत्पन्न होगा, ये भी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो चुनौती है, जिसे हम पर्यावरण संबंधी चुनौती या चिंताओं जैसी स्थिति से जोड़कर देख सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये कही जाती है कि आप हो सकता है, खैर आगे मैं इसको ये करूंगा, तो ये थे बात, ये रही थी कुछ पॉइंट जिसके माध्यम से हमने ये समझा। हालांकि इसको कुशल बनाने हेतु भारत सरकार क्या कर सकती है, इसका भी कई उपाय अपनाए जाने की बात कही, जिसमें ये बात कहा गया था कि आप सबसे पहले तो नवीकरणीय जो प्रौद्योगिकी है उसको आप विशेष तौर पे उसके विनिर्माण मैन्युफैक्चर में बढ़ावा देना होगा, और कहीं ना कहीं आपको अपने जो इंडोजेनिक है, मतलब भारतीय स्तर पे चीजों को प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, आयात को कम से कम करना होगा। क्योंकि जब आयात करेंगे तो चीजें उतना ज्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। पहली बात तो ये कि आपको रोजगार का वो नहीं मिल पाता है, और आयातित चीजें आपके अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं एक खोखली करती चली जाती है, क्योंकि उससे रोजगार सृजन नहीं होता है। और फिर अगर मैं इसको और उल्लेख करना चाहूँ तो फिर कई चीजें और भी बढ़ जाएंगी। बहरहाल, अगली बात जो कही जा रही, हरित हाइड्रोजन की ओर संक्रमण। हरित हाइड्रोजन कहने का मतलब हुआ ना कि जैसे
सीमेंट वगैरह की जो फैक्ट्री है उसमें से कई ऐसे उत्पाद जो वहां के काम के नहीं होते लेकिन आपके ऊर्जा उत्पादन में वो काम आते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर हो पाती है जिसके माध्यम से हम चाहे तो अपनी ऊर्जा की स्थिति को और सुदृढ़ कर सकते हैं। अगली बात कही जा रही है ट्रांसमिशन वितरण और अवसंरचना को जो है मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना। अगर हम अपने अर्थव्यवस्था में जो पावर ग्रिड है जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, यदि हम उसको सुदृढ़ नहीं करेंगे, विशेष तौर पे अगर उसकी जो स्थिति है, अभी चूंकि एआई का जमाना है तो एआई से जुड़कर अगर हम प्रस्तारित या संचालित नहीं करेंगे तो समस्याएं बनी रहेंगी। यूं कहे तो हम उपयुक्त काम या यूं कह प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो एआई आधारित ग्रिड प्रबंधन जैसी चीजें हैं उसको भी हम स्थापित कर सकते हैं। खैर, अब है अगला, कोयला निर्भरता राज्यों को जो ये है उसको कम करने की आवश्यकता। दरअसल वही बातें कही जा रही कि यदि आप प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, विस्थापित करना चाह रहे हैं कोयले से जो एनर्जी उत्पादित हो रही उस पूरी अवसंरचना को, तो आपको इसके लिए कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट चीजें करनी होगी। जैसे मान लीजिए उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कुछ हद तक झारखंड है, इन राज्यों की जो एक स्रोत आय का स्रोत है वो कोयला उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान ये कहने तो रखता है। यदि आप रैंडमली इन तमाम राज्यों में जो कोयले निष्कासन हो रहे हैं उसको छोड़ देंगे या प्रतिस्थापित कर लेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। समस्या इसलिए नहीं कि सरकार को पैसे नहीं मिलेंगे, समस्या इसलिए कि चूंकि बहुत ज्यादा रोजगार सृजन करता है ये क्षेत्र, कोयला वाला क्षेत्र। तो यदि आप डायरेक्ट वहां से कोयले निष्कासन को बंद कर देंगे तो रोजगार की जो स्थिति है वो उनके लिए, विशेष तौर पे जो ट्राइबल लोग हैं, जो सीमांत लोग हैं, जो कोयले के खदान में काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी, उनके जीवन के अस्तित्व के ऊपर एक खतरा हो जाएगा। तो यही बातें कही जा रही कि ऐसे राज्य जो विशेष तौर पे कोयले पर आधारित है उनको प्रॉपर तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट एक अलग उसी के समानांतर एक ऐसी स्थिति रोजगार के लिए कि पहले से उनको आगाह करते कि आने वाले दिनों में ये स्थिति नहीं रहेगी, आप हो सके तो आपके पास XYZ ऑप्शन है, आप यहाँ आ जाकर अपने रोजगार को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो स्थिति है वो बेहतर होगी, एक आप कह सकते हो वैकल्पिक रोजगार की स्थिति बनेगी। दूसरी, इनफैक्ट अगली बात कही जा रही ऊर्जा भंडारण समाधान का विस्तार। जब तक आप अपने देश में बैटरी बनाने की स्थिति को सुदृढ़ नहीं करेंगे, हालांकि इस देश में इस जो ये है क्या कहते हैं इसको, स्थिति वो सुदृढ़ हुई है और लिथियम आयन के साथ, लिथियम आयन की आपको पता होगा बैटरी में लिथियम आयन जो है ना वो दरअसल बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। तो उसके मतलब बड़े पैमाने पे हमारे देश में बैटरी का निर्माण हो, इसलिए कई राज्यों मतलब कई देशों के साथ ऐसी पार्टनरशिप हो रही और उस पार्टनरशिप में क्या है कि आप हमारे देश में आए और रिसर्च इनोवेशन जो भी है वो करना है करें और एक सस्ती और ड्यूरेबल जो ऊर्जा का भंडारण जिसमें हो सके, जिसे हम बैटरी कह देते हैं, उसका निर्माण करें। आने वाले दिन में संभवतः देखिए क्या होगा। हालांकि भारत सरकार ने इस योजना को ना PLI के अंतर्गत रखा है। PLI के अंतर्गत रखा है इसका मतलब है कि सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात को लेकर, वो बढ़ाना चाहती है, बहुत ज्यादा तत्पर है इस बात को कि आप जितना जल्दी हो सके इस क्षेत्र को आप आगे बढ़ाएं। अगला है भूमि के दोहरे उपयोग के लिए कृषि के जो वोल्टाइक है, वोल्टाइक मतलब होता है ना अधिग्रहण एक तरीके से, उसके लिए कोई खैर एक बात और कही जा रही है कि किसान को ना एक इसमें योजना का मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, पर ये था ना कि किसान को प्रॉपर तरीके से सोलर का जो ये है वो उपस्थिति मतलब उनको दी जाए, सोलर प्लेट वगैरह दिया जाए और वो अपनी खेतों के ऊपर मतलब दोहरे कहते हैं ना, दोहरा यूज, तो जो फसल है फसल के ऊपर मतलब एक क्रम में एक निश्चित दूरी पर सोलर पैनल जो है वो स्थापित करें और वो इस तरीके से हो मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हो, जैसे जैसे सूर्य घूमेगा वैसे वैसे वो भी घूमेगा। और अगर सूर्य बंद मतलब कि सूर्य खत्म मतलब अस्त हो गया तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा जिससे कि ऊपर की जो ये है क्या उसको कहते हैं, मतलब जो फसल है वो खुले तरीके से पूरे तरीके से फिर आसमां के अंतर्गत आ जाए। ऐसी स्थिति अगर हो पाती है तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो
चुनौती है विशेष तौर पे उन पशु पक्षियों के लिए, उन जीव जंतुओं के लिए वो नहीं है, मतलब बचेगा कहीं न कहीं। तो ये कुछ एक भी बात ये भी बात कही जा रही है कि अगर आप किसान को इस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे और उनके द्वारा उत्पादित बिजली को आप खरीदेंगे, तो ये एक और सोर्स ऑफ इनकम फैमिली के किसान के लिए बनेगा, जो कि आपके लिए, आपके देश के लिए, आपकी अर्थव्यवस्था के लिए सही है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिसके माध्यम से हम लोगों ने समझा कि कैसे आज के युग में हम भारत के जो ऊर्जा का क्षेत्र है, जो विकास हो रहा है, उसको और प्रॉपर तरीके से बेहतर कर सकते हैं। अब एक सवाल जो इसमें ही दरअसल ये 2015 में पूछा गया था, मेरे सामने है, ये कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हालाँकि मैं इसको दे दूँगा शॉर्ट में या फिर कहीं भी, ताकि आप इसको देख पाएँ। चलिए आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। मुझे उम्मीद है आज के सेशन से आप ज़रूर लाभान्वित ही होंगे और मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय से। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी चैनल देखते रहें। आज मेरी सेहत प्रॉपर थी नहीं और मैं बहुत ज़्यादा आलस्य था मेरे अंदर थी, चूँकि आने से पहले मैं जगा, और तो जगने के बाद आपके अंदर एनर्जी रहती नहीं है, वो तो बात आप समझ सकते हो। बहरहाल चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।